नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल PSC अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग 3 से संबंधित जो पर्यावरण का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उससे संबंधित शिक्षा शास्त्र पर आधारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण के लिए शिक्षा। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि आप जो PSC अड्डा चैनल देख रहे हो, इस पर बनाए गए सभी वीडियो का कंटेंट बिल्कुल फ्री है। इसका कोई भी चार्ज आपसे वसूला नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये कि आप खुद से प्रैक्टिस कितनी किए हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे लेवल पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आपका परिणाम होने वाला है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे तो बिना प्रैक्टिस सेट के आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपकी स्थिति कितनी अच्छी है। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो एग्ज़ाम होनी है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना या ऑनलाइन मोड में परीक्षा देने का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी PSC अड्डा की टीम ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि एक एप्लीकेशन पर आधारित है। अभी इसका ऐप आने में कुछ समय है, लेकिन आप www.pscadda.com नामक जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, इस पर फ्री में भी अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले फ्री वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसका यूज़ करें, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना लेक्चर। बाकी बात आप समझ गए हैं। लगातार जो हमारे वीडियोज़ हैं ये आपके लिए आ रहे हैं, आप लगातार इसी तरह से बने रहिए। और जो भी आपको समस्याएँ आ रही हैं कंटेंट के रिगार्डिंग हो या डेली टाइम का कोई इशू हो, तो उससे संबंधित जो भी समस्या आ रही हैं उनके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन क्यों जरूरी है। दोस्तों, पहली चीज़ कि संवर्धन का मतलब, संवर्धन शब्द का मतलब क्या होता है और संरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक जंगल है और इस जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब इन पेड़ पौधों को कोई आदमी आके काट के ले जाए। ठीक है, ये जो मेरे पेड़ लगे हुए ना, इनको कोई व्यक्ति आकर काट कर ले जाए, तो हमारे वनों का क्या हो गया? वनों का उन्मूलन हो गया, है ना। वनों का उन्मूलन हो गया। वन जो है वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें समाप्त होने से बचाना, है ना, इन्हें समाप्त नहीं करना, ये कहलाता है संरक्षण। क्या कहलाता है? संरक्षण। ठीक है, और इनकी मात्रा में वृद्धि करना, याद रखना, इनकी मात्रा में वृद्धि करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है संवर्धन। ठीक है, अगर जो पेड़ लगे हुए हैं इन्हें आप बचाओगे तो ये संरक्षण होगा। इन पेड़ों की संख्या को आप बढ़ाओगे तो इनको बोलेंगे हम संवर्धन। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपको मालूम होना चाहिए कि संवर्धन मतलब क्या और संरक्षण का मतलब क्या। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान में हमारा जो पर्यावरण है, ये काफ़ी समस्याओं और बहुत सी चुनौतियों से गुजर रहा है। जैसे अभी वर्तमान में एक खबर आई थी 5 दिन पहले की, जो अंटार्कटिका है। ठीक है, जो अंटार्कटिका है भारत का, मतलब दुनिया का सबसे ठंडी जगह है अंटार्कटिका। वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर अंटार्कटिका का 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, है ना। 14 डिग्री सेल्सियस ये मैक्सिमम था अभी तक का विश्व में। इसके पहले कभी भी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ष 2020 फरवरी माह में ये टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसके कारण बर्फ़ के पिघलने की गति दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। और इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? तो इसका प्रभाव पड़ रहा है भारत के सुंदरवन के डेल्टा में। ठीक है, भारत के सुंदरवन के डेल्टाई भाग में इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। न सिर्फ इस इलाके में, बल्कि जितने भी हमारे द्वीपीय देश हैं वो सभी देश भी डूबने की
कगार पर है। ठीक है, तो पर्यावरण में हमको खास तौर पर ये जो समस्या है, ये तो मैंने कुछ समस्याएं बताई हैं, लेकिन ऐसी लाखों की तादाद में संख्या में समस्याएं आपको देखने को हमारे पर्यावरण में मिल जाएगी। तो दोस्तों, पर्यावरण में क्या चीज़ आवश्यक है? तो आवश्यक है संरक्षण। क्या चीज़ आवश्यक है? संरक्षण आवश्यक है, और इसका संवर्धन। ठीक है, इसका संवर्धन आवश्यक है, क्योंकि जो है उसे बचाना और जो है उसे बढ़ाना, अगर ये नहीं होगा तो आज तो अंटार्कटिका में टेम्परेचर 18 हुआ है, कल को ये 20 भी होगा, कल को 25 भी होगा, फिर 30 भी होगा, तो आप समझेंगे कि हम जो महाद्वीपीय जलवायु में रहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा। मतलब ये टेम्परेचर उस जगह का है जहाँ सूर्य की रोशनी सीधे नहीं पड़ती, तो उन इलाकों का क्या हाल होगा जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि दिन के समय में टेम्परेचर 50-55 डिग्री होना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण में क्या चीज़ें होती हैं तो मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। आज भी इसको आप समझ सकते हो कि पर्यावरण जो है वो जैव प्लस अजैव तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैव और अजैव तत्वों का मिश्रण ही पर्यावरण को बनाने का काम करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी जैविक तत्व हैं इनका भी आपको संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा, और जितने भी अजैव तत्व हैं इनका भी आपको संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सभी जीव जंतुओं का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, जितने हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने हमारे जैवमंडलीय क्षेत्र हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सभी को आप बचा के रखेंगे, इन सभी को आप फ्यूचर के लिए ग्रो करेंगे, तो इसका इफेक्ट आपके पर्यावरण में भी बिल्कुल होगा। और जितने भी अजैव तत्व हैं जैसे नदी, पर्वत, पठार, हवा, पानी या इनसे जुड़ी हुई और सारी चीज़ें जैसे चट्टान वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं इनका भी संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं मनोसामाजिक पर्यावरण, है ना, मनोसामाजिक पर्यावरण। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा तीसरा, मनोसामाजिक पर्यावरण। तो मनोसामाजिक पर्यावरण क्या होता है दोस्तों कि जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज की मनोदशा में भी परिवर्तन का लाना या परिवर्तन का हो जाना, उसको आप क्या कहोगे? मनोसामाजिक पर्यावरण कहोगे। उसको क्या कहेंगे? मनोसामाजिक पर्यावरण कहेंगे। ठीक है तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, जैव, अजैव और मनोसामाजिक पर्यावरण। तो इसमें देखिए हम नंबर वाइज सब चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे आती है और कैसे ये काम करेगी। ठीक है, आप लोग जो हैं एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं ताकि इस चीज़ को अच्छे से आप समझ सकें। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में इससे जुड़े जो सवाल हैं वो थोड़ा से आपको मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर आप समझ लें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर कोई शिकायत शिकवा हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपके द्वारा की गई शिकायत हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करती है ताकि आगे चलकर हम इन चीज़ों में सुधार कर सकें। आपके द्वारा किए गए लाइक हमें कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और एक और चीज़ कि पूरा वीडियो देखें ताकि इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको याद हो सके। नहीं तो होता क्या दोस्तों, आप 5, 7, 10 मिनट वीडियो देखते हो फिर उसको स्किप करके चले जाते हो, तो आपने 10 मिनट भी क्यों देखा? आपने फिर 10 मिनट भी क्यों देखा? क्योंकि 10 मिनट आपका एक तरह से क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा कंटेंट समझ में आएगा, और आधा छोड़ कर जाएंगे तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं, आपके 5-10 मिनट भी क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक है, देखिए भौतिक पर्यावरण के संबंध में हमें क्या क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले है पर्यावरण का प्रदूषण बचाओ, है ना, पर्यावरण का प्रदूषण बचाओ। ठीक है, जैसे नदी, तालाब, मिट्टी, हवा, पानी, भूमिगत जल, इन चीज़ों में जो अवांछनीय तत्व हैं इनको मिलने से बचाना। अगर आप इनको मिलने देंगे तो होगा ये कि आपकी नदी, तालाब, भूमिगत जल, वायु और मिट्टी ये सब खराब हो जाएगी,
और आपके उपयोग योग्य नहीं रह जाएगी। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि इन अवांछनीय तत्वों को वायु में, मिट्टी में, पानी में मिलने से बचाना, ताकि इसका अभी भी उपयोग अच्छे से किया जा सके और भविष्य में भी इसका उपयोग अच्छे से किया जा सके। आज की तारीख में आप लोग देखेंगे कि हमारे नदी, तालाब, मिट्टी वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो हमारे सीधे सीधे कोई काम के नहीं रह गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझें कि आज मैं आपको कहूँ कि आप किसी नदी का पानी सीधे सीधे घड़े में भर कर लिया और उसको पी लो, तो आप एक बार को सोचोगे कि ये संभव है या नहीं है। यहाँ तक कि हमारे देश की सबसे पवित्र नदी गंगा और यमुना में भी आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी सीवेज का और फैक्ट्रियों का पानी बहुत अधिक मात्रा में नदियों में मिलाया जा रहा है, जिससे नदियों का पानी क्या हो गया है? दूषित हो गया है, उपयोग योग्य नहीं रह गया है। तो पर्यावरण में अगर आपको भौतिक पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना है तो पर्यावरण के प्रदूषण से आपको निजात दिलानी होगी अपने पर्यावरण को, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जल प्रबंधन, है ना, जल प्रबंधन। दोस्तों जो जल प्रबंधन है, जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन आज के टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उदाहरण के लिए हम इसको समझें, सोचिए आपको दिन भर के लिए 20 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितनी लीटर की? 20 लीटर की। आप 20 लीटर पानी में नहा सकते हैं, अपना सारा दैनिक काम कर सकते हैं और पानी पी भी सकते हैं, है ना। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो हम देखें कि हम लोग हैं 140 करोड़, कितने हैं? 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ लोगों को अगर डेली का हम 20 लीटर पानी अवेलेबल कराएं तो आप खुद देख पाओगे कि हमें कितनी बड़ी राशि में पानी की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को जल प्रबंधन के बारे में सिखाना पड़ेगा कि देखिए पानी बहुत लिमिटेड है। आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि 60.68% पानी है जो कि ज़मीन के अंदर है और जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। 0.68%, है ना। ये पानी वो है जिसका उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी पानी वो है जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते। मतलब धरती पर पानी सबसे ज़्यादा है लेकिन उपयोग के लिए मात्र इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि अगर आप सुबह मुंह धो रहे हैं तो नल चालू न छोड़ें। पानी लिया, मुंह धोया, बर्तन धो रहे हैं तो उस टाइम पर भी हम क्या करें, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्तनों को अच्छे से साफ कर लें। इस तरह की चीज़ अगर आप करोगे तो जल जो है वो संरक्षित होगा। इसके बाद आपको अगर भौतिक पर्यावरण में कुछ बचाना है तो वो है फिर वन, है ना। वन बचाने पड़ेंगे। वन मतलब कि आपको पेड़ और पौधे आपको बचाने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप पेड़ पौधे बचाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा होता है पहली चीज़ कि वायु का प्रदूषण कम होता है। दूसरी बात, ऊपर से गिरने वाला जो पानी है उस पानी का जो है समुचित मात्रा में ज़मीन के अंदर पहुंचाया जाना, ये होता है। इसके बाद मिट्टी का कटाव रुकता है और हमें बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध आहार भी वनों से प्राप्त होता है। अगर हम वनों को नष्ट कर देंगे तो ठीक ये वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे कि किसी गंजे के सिर पर बालों का न होना। जैसे अगर आप किसी गंजे व्यक्ति के सिर पर कोई तेल डालेंगे तो वो तेल जाएगा जरूर, लेकिन पूरी तरफ फटाफट से फैलकर निकल जाएगा और सिर के अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि पेड़ और पौधे बहुत मात्रा में लगाएं ताकि अपना पर्यावरण और उससे जुड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इसके बाद है कि हमें अगर ये प्रबंधन बताना है तो कुछ प्रमुख आंदोलन बताने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चों को कुछ प्रमुख आंदोलन बताने पड़ेंगे। आंदोलन क्यों बताने पड़ेंगे? आंदोलन इसलिए बताने पड़ेंगे ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि इस विषय पर हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया है। आपको ये बताना पड़ेगा कि इस विषय पर हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया है और क्यों किया है, ताकि बच्चे इस आंदोलन से प्रेरणा ले सकें। क्या ले सकें? प्रेरणा ले सकें और वो प्रेरित होकर अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर सकें, ठीक है।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है वैश्विक तापमान का बढ़ना, है ना, वैश्विक तापमान का बढ़ना। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अंटार्कटिका में टेम्परेचर जो कभी 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, इस वर्ष 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तापमान जो बढ़ रहा है, इससे हमें बच्चों को अवेयर करना होगा ताकि ये क्यों बढ़ रहा है इस बात को सुनिश्चित किया जा सके, इस बात को समझा जा सके कि ये क्यों बढ़ रहा है। यदि हम बच्चों में जो हमारे जितने व्हीकल्स हैं उनका एक समुचित प्रयोग के बारे में उनको बताएंगे, हम पेड़ पौधों को न कटने और उन्हें संरक्षित करने के बारे में बताएंगे, अगर हम उन्हें ये बताएंगे कि वैश्विक तापमान के बढ़ने से हमें क्या नुकसान है, तो जाहिर सी बात है कि वे पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के बिंदुओं को अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और समझकर उसी के अनुरूप अपने दैनिक कार्यों का निष्पादन भी करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, बच्चे जो हैं वे बहुत ही समझदार होते हैं, बड़ों से ज़्यादा समझदार मैं बच्चों को मानता हूँ, क्योंकि बड़ों की तो एक आदत बन चुकी है, लेकिन बच्चे अपनी आदतों को उस समय बना रहे होते हैं अपने बचपन के दौरान। तो अगर हम बच्चों में इस तरह की मनोवृत्ति को पैदा कर दें कि वे पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते टेम्परेचर की चीज़ों को समझ सकें और उसका कुछ सॉल्यूशन कर सकें, तो उससे अच्छी बात दूसरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला होता है आपका कि हम बच्चों को पर्यावरण से जुड़े विभिन्न सम्मेलनों की जानकारी दे दें। ठीक है, विभिन्न सम्मेलनों की अगर हम उनको जानकारी देंगे तो बच्चों को ये समझ में आएगा कि पूरी दुनिया जो है वो किन किन पहलुओं पर और कब कब एक कॉन्फ्रेंस किए है, हमारा देश उस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है और दुनिया के देशों का बिगड़ते हुए पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में क्या एक रुख रहा है और कैसे वो इस काम को कर रहे हैं या करेंगे। तो जाहिर तौर पर बच्चों में अपने स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने की जागरूकता आएगी। जैसे उदाहरण के लिए उन्हें हम बता सकते हैं कि भाई 2016 में आइसा नामक एक नया संगठन बनाया है जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है और विभिन्न देशों को ये प्रेरणा देता है कि वे भी अपने यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित करें। ठीक है, तो ये हमको करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो इस बात को अच्छे से आत्मसात कर सकें। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये जो पर्यावरण है इसका संवर्धन अति आवश्यक है। आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने यदि इन सब का अति मात्रा में दोहन कर लिया होता तो आज आपके और हमारे पास क्या होता। आप खुद सोचें कि अगर हमारे पर्यावरण में जो आज हमको चीज़ें दिखती हैं तो ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। अगर हमारे पूर्वज इसका संतुलित उपयोग न करते तो क्या आज हम इनको देख पाते। और आप ये भी सोचिए कि जो हम आज उपयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं इन चीज़ों का, क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी यानी 2022 के समय की जो पीढ़ी होगी क्या वो भी ये सब चीज़ें देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। कभी आप ये भी सोचिए कि हमने क्या क्या चीज़ें हमारे पर्यावरण से खो दी हैं जो आज हमको दिखाई नहीं देती। आप 10 साल पीछे रिवाइंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि कभी हमारे आंगन में सोन चिड़ैया खेला करती थी, लेकिन अब वो चिड़िया बहुत मुश्किल ही दिखाई देती है। कभी कभी अनायास ही हमें मोर दिखाई देते थे, लेकिन आज की तारीख में मोर देखना टाइगर देखने से भी ज़्यादा दुर्लभ चीज़ हो गई है। पुराने ज़माने में हम गिद्ध के बारे में सुनते थे, चील के बारे में सुनते थे और उनको उड़ता हुआ आकाश में देखते थे। आज की तारीख में आपको गिद्ध अगर देखना हो तो आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा, आप रियल लाइफ में उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम अतिवादी हो गए, हम अति भोगवादी हो गए और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संबंधी जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उसे हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और इस नासमझी की वजह से हमने पूरे पर्यावरण के सिस्टम को बिगाड़ कर रख दिया है। ठीक है, तो इसमें और भी कई सारे बिंदु हैं। जैसे 7वां बिंदु है कि उच्च जीवन स्तर संबंधी शिक्षा। ठीक है,
हम लोग ये देखते हैं, जैसे आप खुद इसको फील करिए, है ना, मैं तो सीधे सीधे ये है कि आप फील करिए और खुद में आप बताइए खुद से आप प्रश्न करिए कि क्या कभी बड़ी गाड़ी देखकर हमारी खुद की इच्छा नहीं होती कि हम लोग भी बड़ी गाड़ी लें? या हमारे मोहल्ले में कोई बड़ा मकान बना है तो क्या हमारी इच्छा नहीं होती कि हम लोग भी एक बड़ा आलीशान मकान बनाएं? चाहे रहने को हमारे घर में 4 लोग हों, लेकिन बनाने को हम 10 कमरे का मकान बनाना चाहते हैं। क्या कभी हमारी इच्छा नहीं होती कि भाई एक बुलेट जो आपकी मोटरसाइकिल है वो हम भी चलाएं? क्या कभी ये इच्छा नहीं होती कि हमारे घर में भी 100 इंच का LED टीवी हो? क्या ये इच्छा नहीं होती कि हमारे घर में लग्जरी आइटम ही आइटम हो, बहुत सारे सामान हो लग्जरी? तो आप सभी बातों पर एक ही बात कहोगे, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हम ये चाहते हैं। पर जरा ये भी सोचिए कि इस उच्च जीवन वृत्ति के पीछे आप कहने को तो कह सकते हो कि हम बहुत कमाते हैं इसलिए हमारा इन चीज़ों पर पहला हक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा कमाते हो इसलिए आपका पहला हक है, होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो मुद्दे की है वो ये कि इन महंगे और लग्जरी सामानों की उपयोगिता कितनी है आपके जीवन में। सबसे पहले इस बात को समझें। अगर आप समझते हैं कि एक महंगी लग्जरी गाड़ी में लाके खड़ी करूं तो आप कितना उपयोग करेंगे उसका, तो आप जब काउंट करने बैठोगे तो आप कहोगे कि मेरे जीवन में शायद ही इसकी इतनी उपयोगिता है जितनी की होनी चाहिए या जिस हिसाब से मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। लेकिन जब हम वहीं पर ये समझें कि इसके पीछे कितने प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होगा, तब आप उसका हिसाब नहीं लगा पाएंगे। गाड़ी की कीमत आप रुपयों में नाप सकते हो कि 15 लाख की गाड़ी है, 25 की है, 50 की है, 1 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को बनाने में कितने संसाधन लगे हैं उनका मूल्य आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ होती है और पर्यावरण बिल्कुल फ्री है। आज की तारीख में आप देखें कि दिल्ली में जो वायु का प्रदूषण हुआ है, इसकी वजह से कई सारे जो मशीनें हैं, जैसे कि वाटर प्यूरीफायर तो चल ही रहा है, अब एयर प्यूरीफायर आया है, तो आप खुद समझिए उस एयर प्यूरीफायर से शुद्ध हवा लेने की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है आपको। लेकिन वही जो प्रकृति आपको फ्री में दे रही है उसकी आपको कदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको ये बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि देखो बेटा, जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर आप इसको पाना चाहते हो तो इसको पाने के चक्कर में पर्यावरण में बहुत नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आज अगर मैं कहूँ कि तापमान बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? तो आप कहोगे सर गाड़ी घोड़े मोटर व्हीकल, तो यही तो उच्च जीवन स्तर है। जब आप ऐसे जीवन स्तर को पाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में क्या होगा, पर्यावरण में समस्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए एक और है कि हमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम हैं, जो कानून हैं, उन कानूनों की शिक्षा भी हमको देनी चाहिए ताकि उनमें कानूनी पक्ष में क्या विचारधारा चल रही है या सरकार किस तरीके से इन चीज़ों का हल निकालती है वो हम बच्चों को बता सकें। साथ ही साथ वे जब भी इस तरह की कोई गतिविधि करेंगे जिनसे कि आपका पर्यावरण नष्ट होता हो या पर्यावरण में कोई समस्या आती हो, तो वो उससे जुड़े हुए कानूनी पहलुओं को देखेंगे और उनका पालन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि भौतिक पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण हेतु शिक्षा में कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस पूरे वीडियो का सार सिर्फ एक ही निकल कर आएगा कि किसी भी तरीके से जो भौतिक पर्यावरण है इसका हमको संरक्षण संवर्धन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा पता है? नहीं तो ये होगा कि हमारे बच्चे पेंटिंग में ही 2 पर्वतों के बीच ऐसा सूर्य देख पाएंगे, केवल पेंटिंग में। क्यों? क्योंकि हम इतने अतिवादी हो जाएंगे कि इन पर्वतों को सबको काट देंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब नष्ट हो जाएगा और फिर सूर्य ही अकेला बचेगा, और सूर्य होगा तो इसकी प्रचंड लपटें होंगी, प्रचंड तापमान होगा जिससे कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो। इसका जो अगला भाग है इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, पार्ट 2। ठीक है, और इस पार्ट 2 में हम लोग
देखेंगे जैविक पर्यावरण संबंधी संरक्षण संवर्धन हेतु शिक्षा और मनोसामाजिक पर्यावरण हेतु शिक्षा और संबंधित जो संवर्धन हेतु शिक्षा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है और हमारे द्वारा किए गए प्रयास पर आपकी क्या राय है, इस पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें। हम लोग आपकी प्रतिक्रियाओं का सादर आमंत्रण करते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, और आपको पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या हो बिल्कुल आप कह सकते हैं। एक और बात कि 2 नए कोर्स लॉन्च होने वाले हैं पीएससी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। पहला कोर्स है एमपी पुलिस एमपीएसआई के लिए और दूसरा कोर्स है एमपीपीएससी 2020, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपके बीच होगा। धन्यवाद।